आज मौसम विभाग ने एक बार फिर उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। हिमाचल के शिमला, कुल्लू और सोलन जैसे इलाकों में मौसम विभाग ने एक बार फिर भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इससे लोगों में दहशत है। कई इलाकों में हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है, लेकिन अब नदियों का पानी उतर गया है। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कंफर्म किया कि भारी बारिश की वजह से हिमाचल में 88 लोगों की जान गई और 16 लोग अभी भी लापता हैं। 873 सड़कें ऐसी हैं जो अभी भी ब्लॉक्ड हैं। 1193 रूट्स ऐसे हैं जिस पर अभी भी सरकारी बसों की सर्विस सस्पेंडेड है। क्योंकि नदियों का वाटर लेवल कम हुआ है, इसलिए अब तबाही के निशान साफ दिखाई देने लगे हैं। सड़कें टूट चुकी हैं, कई कई किलोमीटर तक सड़क गायब हो गई है। मनाली को जोड़ने वाली सड़क नदी के दोनों तरफ से बह गई है, इसलिए न तो कोई शहर से बाहर आ सकता है, न कोई शहर के भीतर जा सकता है। लोग एक पुराने लकड़ी के कमजोर ब्रिज के जरिए अपनी जान खतरे में डालकर मनाली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग मनाली से कुल्लू पहुंचे, उन्होंने हमारे संवाददाता पुनीत परिंजा को बताया कि 41 किलोमीटर का सफर तय करने में उन्हें 14 घंटे लग गए, क्योंकि धीरे धीरे रास्ते खोलकर टूरिस्ट को निकाला जा रहा है। लेकिन गाड़ियों की संख्या, गाड़ियों की लाइन इतनी लंबी है कि हर जगह जाम लगा है। लोगों ने कहा कि उन्होंने पिछले 3 दिन में जो झेला वो किसी बुरे सपने जैसा था। वो दोबारा ऐसा सपना कभी नहीं देखना चाहेंगे। मैं एक्चुअली लेह से ट्रैवल कर रहा था। मैं मनाली में आके सैटरडे को फंस गया हूँ। तो हमने निकलने की कोशिश भी करी उस दिन, लेकिन मैं कुल्लू तक पहुंच नहीं पाया। 12 किलोमीटर पहले कुल्लू से मुझे वापस जाना पड़ा। और जो नगर ब्रिज जो ब्रेक हुआ है, उस पे से लास्ट जो गाड़ी निकली है वो मेरी थी। कितना दिक्कत थी वहां पर? सर वहाँ कुछ भी नहीं है। मनाली में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज नहीं है। एक पुलिस वाला कोई, मतलब जहां जहां भी रोड बह गया है वहां कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हाँ, हमें एक आदमी जरूर मिला, ही वॉज एसडीएम मनाली, जिसने हमें आगे जाने से रोका। उसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। आपकी आंखों में आंसू है? बिल्कुल है। तो क्या पूरी फैमिली के साथ थे आप? हाँ, मेरे बच्चे हैं साथ में। क्या वहां पर जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं कि प्रशासन ने पूरी व्यवस्था की है, पुलिसकर्मी वहां पे तैनात हैं? नहीं सर, वहाँ कुछ नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। किसी को निकालने के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। जो हालात आप जो आप टीवी पे देख रहे हो बिल्कुल सही आ रहा है। एकदम 2-2, 3-3 किलोमीटर रोड का पैच नहीं है। मनाली की एंट्री पे कोई रोड ही नहीं है। वहां पे कोई भी रोड नहीं है। वहां पे हमें मनाली से कुल्लू आने में 14 घंटे लगे। रात को 3:30 बजे हम पहुंचे हैं और पूरा जाम है। अब इमेजिन कर लो, उस 42 किलोमीटर के स्ट्रेच में एक भी पुलिस का बंदा नहीं है। और कुछ भी मिसहैपनिंग हो सकती थी। आज भी जहां पे बैरियर है, बैरियर के वहां पे इतनी हालत खराब है। आधा किलोमीटर का पैच है, वहां से पूरे शोरूम और पूरी मार्केट गायब है। और वहां कम से कम भी 15 से 20 लोग मिसिंग है। जो स्टेटमेंट देते हैं पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर, भाई हम इसको जल्दी 24 घंटे में चला देंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। वहां पे कोई प्रशासन की कोई पकड़ नहीं है, एक पुलिस वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, कोई खड्डे में चले जाए, कोई गाड़ी खड्डे में चली जाए। मनाली माल के साथ जो बल्वो स्टैंड था वो पूरा काफी ज्यादा थी। हम लोग, हमें पता है हमने 2 दिन कैसे निकाले हैं, वो 3 दिन। इनफैक्ट संडे मॉर्निंग से लेके जो हम कल यहाँ पहुंचे हैं, आई मीन इट वाज लाइक अ नाइटमेयर। हम लोग कैसे निकले हमें पता है। मतलब बहुत बुरी तरह फंस गए थे। कोई उम्मीद लग नहीं रही थी कि कैसे निकलेंगे हम वहां से। कहाँ रुकने की व्यवस्था? स्टे जहाँ भी किया हमने, कोई व्यवस्था नहीं थी, हमने अपने आप ही किया है सारा कुछ। और जहाँ पे रुके थे वो भी कट ऑफ हो गया था दोनों साइड से मनाली। तो ये तो अब कल हमने एफर्ट्स किए हैं कि कहीं से रास्ता ढूंढ के हम एक छोटा सा पुल था वहां से गाड़ी निकाली है। एंड देन वो उसकी रोड भी बहुत ज्यादा, इट वॉज वेरी डेंजरस। मतलब बच्चे भी बहुत डर गए थे। तो हम कैसे निकले हमें पता। हाँ, बहुत बुरा देखा जी, बहुत बुरा। सब कुछ डैमेज हो गया। और होटल, हम तो होटल में फंस गए। नेटवर्क नहीं वहाँ, हॉस्पिटल, इनको दवाई लेनी थी, हॉस्पिटल जाना था तो कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं, कुछ पूरा खाली था वहाँ? खाली, बिल्कुल खाली। हाँ जी, बहुत दिक्कतों का सामना किया हमने वहाँ।
पहली बार इस तरह का सामना किया। एंड बेसिकली एडमिनिस्ट्रेशन इज जीरो ओवर देयर। कोई भी वहां पे पुलिस वाला आपको नहीं दिखेगा, कोई आपको गाइड करने के लिए नहीं है। 3 दिन से सैटरडे से वहां पे कनेक्टिविटी नहीं है, कोई आपको हेल्पलाइन नंबर नहीं है, कोई आपको पुलिस वाले नहीं है कि जो आपके घर वालों से बात करा दे, उनको बता दें कि वेदर आप जिंदा हो कि नहीं हो। क्योंकि घर वाले घर पे होते हैं तो इतनी टेंशन में होते हैं कि हाँ हम क्या करें क्या ना करें, तो इतनी ज्यादा परेशानी वाली। आपने देखा कि लोग पुलिस से, प्रशासन से, सरकार से कितने नाराज हैं। अब मैं आपको इसकी दूसरी साइड दिखाता हूं। हमारे संवाददाता पवन नारा हिमाचल में है। पवन को टीचर्स का ग्रुप मिला जो सेमिनार में हिस्सा लेने मनाली गया था। ये लोग होटल में फंस गए थे। 3 दिन बाद आज निकल पाए तो राहत की सांस ली। इन टीचर्स ने बताया वहां न बिजली है, न खाना है, न पानी है, लेकिन इन्होंने कहा कि लोगों ने कुदरत का कहर देखा, कुदरत ने इम्तिहान लिया। इनके पास पैसे खत्म हो गए थे, बड़ी मुसीबत थी, लेकिन मनाली के लोगों ने टूरिस्ट की जिस तरह मदद की वो उसको जिंदगी भर नहीं भुला पाएंगे। होटल वाले ने किराया नहीं लिया, आसपास के लोगों ने खाने पीने का इंतजाम किया और चलते वक्त रास्ते के लिए होटल वाले ने 20,000 रुपए भी दे दिए। जहां हम रुके थे वहां ना पानी की सप्लाई थी, बिजली नहीं थी। 4 दिन हमने दिन ऐसा निकाला है कि पूरे दिन में 1 दिन खाना खा के, और मतलब बुरे हाल से किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, कनेक्टिविटी। और सबसे बड़ी बात, हमारे पास कैश नहीं था। तो जो होटल के जो ओनर थे उन्होंने हमें 20,000 रुपए जो मतलब उधार दिए और मतलब काफी हेल्प किया। पर इस तरह का जो ड्रास्टिक चीज थी वो हमने पाएंगे। लेकिन 2 दिन तो ठीक रहा ऑलमोस्ट, लेकिन तीसरे दिन बहुत बुरा हुआ। पानी पूरा होटल में, ना पानी ना बिजली, मतलब टोटली कट ऑफ हो गए थे हम लोग। खाना नहीं प्रॉपर। क्या स्थिति थी मैम वहाँ पे 2 दिन, किस तरह के हालात थे, और जब मौसम देख रहे थे उसके बाद मन में क्या आ रहा था? ऐसा कि हम कब अपने घर पहुंचेंगे, और लैंडस्लाइड को देख के तो ऐसा लग रहा था कि उसको पूरी जो ब्यास रिवर थी ना उसको देख के तो इतना डर लग रहा था। पूरी रात नहीं हम सोए। पर जो हमारे होटल के ऑनर थे बहुत अच्छे, उन्होंने इतना कोऑपरेट किया कि 2 डेज का हमसे किराया भी नहीं लिया। नहीं लिया, बहुत अच्छे। और बाकी जो लोग थे जो नियर बाय थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया हमें। मनाली में फंसे लोग धीरे धीरे निकल रहे हैं। मंडी में भी लोगों की मुश्किलें कम हुई हैं। शिमला और सोलन में भी हालात पहले से बेहतर हैं, लेकिन लाहौल स्पीति के कुछ इलाकों में लोग अभी भी फंसे हुए हैं, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, मौसम खराब है, इसलिए रेस्क्यू में बहुत दिक्कत आ रही है। हालांकि कुछ जगहों पर एनडीआरएफ जवानों ने बर्फ में फंसे टूरिस्ट को निकाला, लेकिन चंदरताल में अभी भी 300 लोग फंसे हुए हैं। इस इलाके में 3 से 4 फीट बर्फ है। प्रशासन ने इस इलाके में 12 किलोमीटर का रास्ता तो क्लियर कर लिया है, लेकिन जहां टूरिस्ट के कैंप हैं उससे अभी भी 25 किलोमीटर का फासला बाकी है। आज चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस इलाके का एरियल सर्वे किया। चंद्रताल में बर्फ के बीच टूरिस्ट टेंट आसमान से दिखाई तो दे रहे हैं, लेकिन मौसम इतना खराब है कि उन्हें एयरलिफ्ट करना संभव नहीं है। अब प्रशासन इन लोगों तक खाने पीने का सामान और गर्म कपड़े पहुंचा रहा है, लेकिन इन टूरिस्ट को रेस्क्यू करने में वक्त लग सकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल में टूरिस्ट भी भारी संख्या में आए, लेकिन इस बार अचानक भारी बारिश हो गई, बर्फबारी हो गई, इसलिए मुश्किलें ज़्यादा बढ़ गई। सुक्खू ने कहा कि पहली प्राथमिकता टूरिस्ट को सुरक्षित निकालना है, इसके बाद बाढ़ से बर्बाद हुए इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालेंगे। अभी तकरीबन मनाली की तरफ से 2500 गाड़ियों को निकाल दिया गया है और तकरीबन 7000 के करीब और गाड़ियां वहां फंसी हुई है। ओवर टूरिज्म था और कसोल वाले एरिया से भी हमने तकरीबन काफ़ी लोगों को निकाल लिया है और जो तीर्थन वाला एरिया उसको भी हम वहाँ से भी काफ़ी टूरिस्टों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स की तरफ भी हमने सभी मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगा दी है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर सबकी ड्यूटी हमने लगा दी है। अब मेन मकसद क्या है? सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर को तो काफ़ी समय लगेगा। 80% हमारी पानी की योजनाएं बह गई है, सिंचाई की योजनाएं बह गई है, रोड्स को ठीक करने में समय लगता है, लेकिन पर्यटक निकल जाए उसके बाद हमारा ध्यान बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध करवाना है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू का दावा तो है कि सरकार
मुश्किल में लोगों की मदद की हर संभव कोशिश कर रही है। हिमाचल में फंसे लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रही है। हो सकता है कुछ लोगों के लिए इंतजाम हुआ भी हो, लेकिन हमें जो मिले, जिन लोगों की बात मैंने आपको सुनवाई, वो बुरे हालात का सामना करके निकले हैं। आपने गौर किया होगा, हर टूरिस्ट ने कहा हिमाचल में पुलिस, प्रशासन, सरकार नाम की कोई चीज नहीं दिखाई दी। सब ने कहा कोई सरकारी मदद नहीं मिली, लेकिन इन्हीं लोगों ने हिमाचल के आम लोगों की तारीफ की। कहा आम लोगों ने उन्हें सिर छुपाने की जगह दी, खाना पीना दिया, मुश्किल वक्त में हौसला दिया, जरूरत पड़ी तो पैसे भी दिए। ये हिमाचल की सरकार के लिए शर्म की बात है। हिमाचल के लोगों के जज्बे की तारीफ करना चाहता हूं, क्योंकि जो काम सरकार को करना था, जो काम प्रशासन को करना था, वो आम लोगों ने करके दिखाया और इंसानियत की एक बड़ी मिसाल हिमाचल के लोगों ने पेश की। उत्तराखंड की खबर आपको बताऊं, हालात यहां भी ठीक नहीं है। उत्तराखंड के कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है, लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है। बारिश की वजह से हुए हादसों में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के 11 जिलों में भारी बारिश की आशंका जताई है। रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, टिहरी, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार समेत सारे जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश की वजह से पहले ही कई नदियां और पहाड़ी नाले उफान पर हैं। टोंस और यमुना नदी के खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। हरिद्वार में सोलानी नदी के खतरे के निशान से ऊपर पहुंचते ही कई गांवों में पानी घुस गया। धौली और काली नदी का बहाव इतना तेज है, इसका अंदाजा आपको पिथौरागढ़ जिले के धारचूला से आई तस्वीरों को देखकर लगेगा। यहां पर एनएचपीसी के चिरकिला डैम से पानी छोड़ा गया, जिसके बाद से धौली और काली नदी का वाटर लेवल बहुत तेजी से बढ़ा। उत्तराखंड में 341 सड़कें बंद हैं। इसकी वजह से टूरिस्ट जगह जगह फंसे हुए हैं। इसकी वजह से लोगों का सब्र टूट रहा है। लोग उन रास्तों से भी गुजरने की कोशिश कर रहे हैं जहां सड़कें पूरी तरह टूटी हुई हैं, जहां ऊपर से पानी का झरना बह रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर वहां से गुजर रहे हैं, क्योंकि वो जल्द से जल्द इस इलाके से निकलना चाहते हैं। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा रुकी हुई है। लैंडस्लाइड के बाद से केदारनाथ बद्रीनाथ हाईवे अभी बंद है। इस रास्ते में 12 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। हजारों यात्री फंसे हुए हैं। लोगों के पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया है, लेकिन क्या करें, किससे कहें, कुछ समझ नहीं आ रहा। हालांकि किसी तरह रास्ता खोलने की कोशिश तो की गई है, लेकिन बारिश की वजह से राहत के काम में दिक्कत आ रही है। इस इलाके में फंसे लोगों ने बताया वो कई घंटे से फंसे हैं। रास्ता कब खुलेगा कुछ पता नहीं। प्रशासन की तरफ से कोई जानकारी उन्हें नहीं दी जा रही, कोई कुछ बताने वाला नहीं है। मैं 7:40 से यहीं पे खड़ा हूँ, गाड़ी यही खड़ी है 7:40 से। और जो प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई एम्प्लॉय नहीं है यहाँ पे। 4-5 पुलिस वाले हैं, मशीनरी के नाम पे 2 छोटी जेसीबी हैं। यहाँ एक जो प्राइवेट कंपनी काम कर रही है नवयुगा, उनसे रिक्वेस्ट करके उनका लोड। कहीं रहने वाला हूँ, तो अभी हम सुबह से यहाँ पे निकले हुए हैं और सुबह से जाम में ही फंसे हुए। हम 7 बजे के यहाँ पे आए हुए हैं। हमें भी एक्चुअली अपना ऑफिस ज्वाइन करना था सुबह 10 बजे, लेकिन वो हो नहीं पाया क्योंकि इतना ज्यादा ट्रैफिक यहाँ पे लगा हुआ है और समझ ही नहीं आ रहा है। टेंशन तो बहुत है, क्योंकि बारिश बार बार आ रही है, कभी हो रही है कभी नहीं हो रही। ऊपर से पता नहीं अभी तक कब खुलेगा कब नहीं। अब बच्चा छोटा है, इसके खाने पीने की प्रॉब्लम भी आ रही है। अब कुछ था खाने के लिए, वो तो कब तक चलेगा। परिवार के लोगों से बात हो चुकी है, घर में बात कर पाए हैं आप, या अभी उनको भी चिंता उनकी बढ़ गई होगी? अब तो बढ़ गई होगी, क्योंकि सुबह का बताया हुआ है कि हम जाम में खड़े हैं। कभी बात हो रही है कभी नहीं हो रही है। हाँ, अभी ये भी नहीं टाइम पता हमें भी कितनी देर तक ये जाम लगेगा। और अब एक क्लियर कर देना भी इतने टाइम तक खुल जाएगा, पर वो भी नहीं अभी तक। अब सवाल ये कि इतनी भारी बारिश क्यों हुई? क्या ये सिलसिला हर साल होगा? क्या इस बारिश का ग्रीन हाउस इफेक्ट से कोई लेना देना है? क्या ये मौसम में हो रहे बदलाव का सबूत है? ये सवाल हमारे संवाददाता निर्णय कपूर ने आईआईटी गांधीनगर के साइंटिस्ट से पूछे। प्रोफेसर विमल मिश्रा ने कहा कि आईआईटी गांधीनगर ने इस टॉपिक पर रिसर्च की है।
नतीजा ये आया है कि इस तरह की एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस के लिए अब देश के लोगों को तैयार रहना होगा। ये हर साल होगा, बार बार होगा। विमल मिश्रा ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव से बचने के लिए दुनिया भर के मुल्क मिलकर कोशिश कर रहे हैं, कदम उठा रहे हैं, लेकिन उनका असर 30-40 साल के बाद दिखेगा। इसलिए अभी कई साल तक इसी तरह की प्राकृतिक आपदाओं का, नेचुरल डिजास्टर्स का सामना करने की आदत डाल लेनी चाहिए। अगर हम लास्ट 10 साल की बात करें तो आप देखते होंगे कि इंडिया में बहुत सारी जगह समर में हीट वेव्स आते हैं और उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। और जैसे ही समर ख़त्म होती है उसके बाद मानसून सीजन में आप देखेंगे तो हैवी रेनफॉल और फ्लड्स, बाढ़ और बहुत ज़्यादा बारिश की जो घटनाएं होती हैं वो होती हैं। और इन दोनों के ही कारण बहुत ज़्यादा लोग, हो सकता है कि आने वाले समय में हमको और ज़्यादा ये इवेंट्स जल्दी जल्दी देखने को मिले और इनके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। और हम ध्यान नहीं देते हैं जलवायु परिवर्तन को या टेम्परेचर को कम करने के जो प्रयास हैं वो नहीं करते हैं, तो इसमें कई गुना वृद्धि हो सकती है और वो 10 से 15 गुना के हिसाब से भी ज़्यादा बढ़ सकता है। फ्रीक्वेंसी है, जैसे एक ही सीजन में जहाँ समझिए केवल 1 या 2 बार फ्लड होते थे, हो सकता है आने वाले समय में वहाँ कई बार फ्लड हो। और उनके जो डैमेज हैं, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ रही है तो उनके कारण जो डैमेज है या जो कह सकते हैं कि प्रॉपर्टी लॉस है या इंफ्रास्ट्रक्चर लॉस है, जैसे आप देखते हैं रोड में डैमेज हो गया, हाईवे डैमेज हो गए या एग्रीकल्चर डैमेज हो गए, क्रॉप्स डैमेज हो गए, तो इसका भी जो एक तरह से इम्पैक्ट है इस पे भी बढ़ने की पूरी संभावना है। जैसे हम लोगों ने देखा कि एल नीनो के टाइम क्या होता है, राइट, क्योंकि एल नीनो अपने इंडिया में एक मेजर ड्राइवर रहता है जो ड्राइव करता है मानसून को भी और समर में टेम्परेचर को भी। तो एल नीनो के कारण कितना प्रभाव बढ़ेगा, तो हमारे मतलब जो रिजल्ट्स हैं वो ये बताते हैं कि जो एल नीनो ईयर्स हैं उनमें ये जो एक के बाद एक एक्सट्रीम इवेंट होती है इनकी संभावना ज़्यादा रहती है बजाय जो ला नीना या नॉन एल नीनो न्यूट्रल ईयर्स हैं उनमें। तो फ्यूचर में जब हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं तो चूंकि ओशन टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, एल नीनो की फ्रीक्वेंसी भी बढ़ने की संभावना है और जो ग्लोबल मीन टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इनके कारण जो इनका कंबाइंड इम्पैक्ट होगा या जो इनका एक कह सकते हैं कि जो सम्मिलित प्रभाव होगा उसके कारण ये सिक्वेंशियल एक्सट्रीम्स और बढ़ सकते हैं। और ये हम देख रहे हैं इस साल के, आप मानसून में देखेंगे तो पाएंगे कि समर में जहां जहां हीट वेव आई थी, कई सारे देश के ऐसे राज्य हैं या हिस्से हैं जहां पे इस समय फ्लड आया हुआ है। सरल भाषा में समझें तो वैज्ञानिक कह रहे हैं कि अब गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी होगी और बारिश में बहुत ज्यादा बारिश होगी, सर्दी भी ज्यादा पड़ेगी। इसका मतलब यह हुआ कि गर्मी में सूखा और बारिश में बाढ़, इनका सामना करना पड़ेगा। ये बात सुनने में साधारण लग सकती है, लेकिन ये खतरा बहुत बड़ा है, क्योंकि इससे फसलों का चक्र गड़बड़ा सकता है। न रबी की फसल ठीक से होगी न खरीफ की। इससे पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर असर होगा, खाने का संकट हो सकता है, बीमारियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए वैज्ञानिक कह रहे हैं कि कुदरत तो बार बार चेतावनी दे रही है, मैसेज दे रही है, संभल जाओ। अगर पूरी दुनिया ने मिलकर कदम ना उठाए तो कुदरत का कहर सहने के लिए हम सबको तैयार रहना चाहिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।